सभी का आज के इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की जो कविता है कन्यादान का, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। बच्चों, ये जो कविता है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस कविता के कवि ऋतुराज जी के बारे में, जिसकी छवि आपको अभी यहाँ पे स्लाइड में दिखाई पड़ रही है। ये इस कविता के कवि ऋतुराज जी हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी पढ़ाने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट लिया और आजकल जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत आदि, और इनको कई प्रकार के सम्मान जैसे परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्होंने मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। अर्थात ऐसे लोग जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जिनको पहुंच नहीं है या फिर जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं है, ऐसे लोगों को इन्होंने अपनी कविताओं का अपने साहित्य लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है कि किस प्रकार दैनिक जीवन की सच्चाई क्या होती है। वे अपने आसपास जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली रूटीन की जो लाइफ है, उसमें किस प्रकार सामाजिक रूप से लोगों का शोषण होता है, उसके क्या दुर्भाग्य हैं, उन पर वो अपनी कविताओं के माध्यम से निगाह डालते हैं। और इसी कारण की जो कविताएं हैं वो आम आदमी से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। बच्चों, ये जो हम बात करें इस कविता की, जो कविता हमको दी हुई है कन्यादान, ये कविता कन्यादान है। इसमें माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। अब परंपरागत आदर्श रूप क्या होता है कि पुराने ज़माने से या परंपराओं से चला आ रहा है कि माँ अपनी बेटी को कन्यादान करते समय, विदा करते समय सीख देती है कि पीहर से या फिर मायके से बेटी की डोली उठ रही है तो ससुराल से उसकी अर्थी उठनी चाहिए। अर्थात कैसी भी अवस्था हो, उसे अपने ससुराल के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए, अपने सारे मान अपमान भूलते हुए कैसे भी अन्याय को बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसी सीख परंपरागत रूप से माएँ अपनी बेटियों को दिया करती थी। लेकिन प्रस्तुत कविता आज की कविता है। यहाँ जो माँ है इस कविता के माध्यम से अपनी बेटी को जो सीख दे रही है वो परंपरागत सीख से बिल्कुल हटकर है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए जो आचरण संबंधी मॉडल या प्रतिमान या स्टैंडर्ड बना लिए हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। अर्थात सारे जो कर्तव्य होते हैं वो स्त्रियों के जिम्मे हैं समाज में, और सारे जो अधिकार हैं वो पुरुषों के हैं। तो ये जो समाज में जो इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है ये सही नहीं है, बल्कि स्त्री जीवन के बंधन के समान है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का आभास छिपा रहता है। अर्थात स्त्रियों को कोमल मान करके उसे कमजोर समझा जाता है, जबकि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। लड़की जैसा दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है कि आपको लड़की होना एक अपने आप में गर्व की बात है, किंतु लोग आपको लड़की मान करके कमजोर ना समझें, ये आज की बात है। बेटी जो होती है माँ के सबसे निकट होती है, उसकी परम मित्र सखी सहेली होती है, और जो माँ है अपनी बेटी के साथ और बेटी अपनी माँ के साथ अपने सुख दुख साझा करती है। इसी कारण उसे माँ ने, इस कविता में कवि ने उसे बेटी को माँ के लिए अंतिम पूंजी के समान, धन दौलत के समान बताया है। कविता में कोई भावुकता नहीं है, इमोशंस नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है कि चूँकि माँ भी एक महिला रही है और उसने समाज में रह करके जो कुछ सहन किया है, उस सहन करने के बाद अपने अनुभवों से जो अपनी बेटी को सीख दे रही है, तो वो सारे अनुभव उसके प्रामाणिक हैं, सच्चे हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो कुछ सहन किया है वो उसके आधार पर अपनी बेटी को सीख वो दे रही है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है कि इमोशंस, एम्पैथी व्यक्त हुई है कि किस प्रकार वो स्त्री के दुखों को अपना दुख मानते हैं। बच्चों, हम बात करते हैं इसके बाद, जैसे बताया आपको, प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी, सारी धन दौलत
उससे दूर हो रही है। फिर उनका पुत्री मोह इन्हें इस बात से भयभीत करता है, इस बात का डर लगता है उन्हें कि उनकी बेटी जहाँ नए घर में जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उस नए घर में, ससुराल में उसको कोई परेशानी हो, या उसके साथ कोई अत्याचार हो, या उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इस बात की चिंता उसे सताती रहती है। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है। वो बेटी जिसे उन्होंने नाजों से पाला है, बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस बेटी को दुख का कोई बोध ही नहीं, दुख का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी दुख को देखा ही नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं तो उनको खुशियों का साझी बनाते हैं, दुखों का साझी नहीं बनाते हैं। इसके बाद वो लड़की है, ससुराल जा रही है, तो उसके मन और मस्तिष्क में एक सुनहरे सपने हैं कि ससुराल में जाएगी तो उसे प्यार मिलेगा। जब किसी लड़की की शादी जब तक नहीं होती है तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड़ प्यार से पाला जाता है, परंतु विदाई के वक्त अचानक से वह माता पिता को बड़ी लगने लगती है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने में लग जाती है, क्या सही है, क्या करना है, ससुराल जा कर के किस प्रकार उनको व्यवहार करना है। जो कविता है, कन्यादान कविता है, एक महिला की, लड़की की शादी जब होती है उस समय की कविता है। उस समय जो माँ जो अपनी बच्ची को जिस प्रकार इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है शिक्षा दे रही है एक माँ अपनी बेटी को, तो उस तरह की उसके आधार पर लिखी गई कविता है ये। अब हम बात करते हैं इस जो, जैसा आपको बताया कन्यादान क्या होता है। कन्यादान ये एक बहुत रस्म होती है जहाँ माँ बाप अपनी बेटी का पाणी ग्रहण, जो अपने जो बेटी का हाथ जो दूल्हे के हाथ में सौंपते हैं, इस रस्म को कन्यादान कहा जाता है। इसे क्योंकि एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन आज इस परंपरा का अर्थ बदल गया है। आज इसको कन्यादान को दहेज के रूप में भी इसको समझा जाने लगा है। जैसा इसमें चित्र में दिखाई पड़ रहा है आपको, बेटी है, मासूम है, भोली है और माँ उसे समझाने का प्रयास कर रही है। हम बात करते हैं कविता की कि किस प्रकार, तो पहली पंक्ति है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। बात कर रहे हैं माँ जब अपनी बेटी को उसके पति के हाथ, जो उसका कन्यादान कर रही है, उसके पति के हाथों में उसका हाथ सौंप रही है, तो उसको जो दुख हो रहा है वो दुख प्रामाणिक है, अर्थात उसके जीवन के अनुभवों के आधार पर सत्य है, क्योंकि वो भी एक महिला रही है, उसने अपने जीवन में जो कुछ सहन किया है, तो वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। तो जब लड़की को दान में दे रही है तो ऐसा लग रहा है कि उसकी जो लड़की है उसकी सखी है, सुख दुख की साथी है, उसके जीवन की मानो अंतिम पूंजी हो, ऐसी पूंजी जिसको कोई त्यागना नहीं चाहेगा। तो माँ को उस वक्त ऐसा ही एहसास हो रहा है जिस प्रकार किसी व्यक्ति की अंतिम पूंजी छिन जाती है, उस प्रकार उसको महसूस होता है। तो माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है तो उसे उसके भावी जीवन, आगामी जीवन के विषय में चिंता हो रही है, क्योंकि समाज में जिस प्रकार की बुराइयां फैली हैं, उन बुराइयों का डर माँ के हृदय को सता रहा है, उसको परेशान कर रहा है। जैसे बताएं आपको बच्चे, इसमें कुछ शब्दार्थ आए, जैसे प्रामाणिक मतलब प्रमाण सहित या सच्चा। इसके बाद है इसमें पूंजी होती है धन या दौलत। तो जो उसका इसका अगर भावार्थ देखें, कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही नेचुरल होता है, बड़ा ही स्वाभाविक होता है। उसे बड़ी पीड़ा होती है इस बात की, क्योंकि जिस बेटी को उन्होंने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया और उसे अब चूँकि समाज की रस्म है तो उसे शादी के दौरान उसे किसी और परिवार को सौंपना पड़ रहा है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी पूंजी उससे दूर चली जा रही है, क्योंकि बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वो माँ है, अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, बेटी भी बांटती थी उसके साथ, वही तो उनके जीवन की साथी थी। परंतु अब यह साथी उससे दूर जा रही है, तो माँ को उसकी कमी खलेगी, तो उसको लग रहा है जैसे उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर जा रहा है, उसकी अंतिम पूंजी छिनी जा रही है। अब अगली लाइन है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी मतलब समझदार, लड़की समझदार नहीं थी, मासूम थी, उससे अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, आभास मतलब एहसास, कि उसके सुख के बारे में पता था, क्योंकि उसने माता पिता के घर में सिर्फ सुख ही ग्रहण किया था, सुख ही प्राप्त किया था, उसने कभी दुख देखा ही नहीं था। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, बाँचना मतलब पढ़ना। क्यों नहीं आएगा दुख बाँचना? क्योंकि उसने दुख कभी देखा ही नहीं।
दुख महसूस कभी नहीं किया, उसके माँ बाप ने कभी उसको दुख दिया ही नहीं। पाठिका आती पे धुंधले प्रकाश की, धुंधला मतलब अस्पष्ट, उसको जो पाठिका मतलब पढ़ने वाली, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, अर्थात वो जब उसकी शादी हो रही है तो उसने अपने मन मस्तिष्क में उसके एक सपने बनाए हुए हैं कि ससुराल जाएगी तो उसे कुछ अच्छा ही मिलेगा, वहाँ पे जो ससुराल के लोग उसे प्यार करेंगे, सम्मान देंगे। तो ऐसे उसने अपने मस्तिष्क में सपने संजे हुए हैं। तभी तो कहा गया है कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका आती है, अर्थात उसने अपने मस्तिष्क में कुछ शानदार सपने संजे हुए थे अपने ससुराल जाते वक्त। तो बच्चों इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे पाठिका मतलब पढ़ने वाली, ठीक है, सयानी मतलब समझदार, इसके बाद भोली मतलब मासूम है, आभास होना मतलब एहसास होना, महसूस करना, बाँचना मतलब पढ़ना, धुंधले मतलब अस्पष्ट जो क्लियर नहीं है, तुक और लयबद्ध पंक्ति मतलब जीवन की जो खुशियाँ हैं, जीवन के जो सपने हैं उस लड़की ने संजोए हुए हैं। जैसे बताया आपको मैंने, भावार्थ क्या है कि जो वो लड़की है वो बहुत उम्र में ज़रूर बड़ी हो गई थी, लेकिन पूरी तरह सयानी या समझदार नहीं हुई थी। दुनियादारी की समझ उसको नहीं हुई थी कि लोग किस प्रकार के प्राणी संसार में पाए जाते हैं, उसकी समझ उसको नहीं थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। उसने अपने जीवन की मुश्किलों को, जटिलताओं को, कठिनाइयों को कभी सामना ही नहीं किया था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से, आसानी से बीत रहा था। यही कारण था कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, ठीक है, खुशियाँ तो उसको पता थी कि खुशियाँ क्या होती है, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए तो उसे पता ही नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में कई परेशानियाँ उसने अनुभव की ही नहीं थी, उसको सामना पड़ा ही नहीं था परेशानियों से। इसके बाद अपने घर की बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जो वो कभी ठीक से ना को देख पाई ना समझ पाई। इसके बाद जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका जीवन, उसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। लेकिन माता पिता अपने बच्चों को अधिक प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बाहर नहीं भेजते हैं, उसके दुनियादारी का अनुभव नहीं हुआ था। इसलिए वो लड़की जो है उसे केवल सुख और कल्पना में ही जीना आता था, बल्कि उसको मुश्किलों का सामना उसने कभी नहीं किया था। माँ ने कहा, माँ शिक्षा दे रही है उसे, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मतलब आकर्षित होना। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी सुंदरता के बारे में ही सोचते रहें और लोग आपको सुंदर सुंदर कह करके आपके साथ में अन्याय करें। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आज की जो समाज की व्यवस्था उसके बारे में कटाक्ष करता है कि जिस प्रकार लड़कियां हैं उनको ससुराल में तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, और कई बार जो ससुराल वाले उस लड़की को आग में जलाकर मार डालते हैं, और कई बार लड़की को इतना परेशान किया जाता है कि लड़की का जो है मनोबल टूट जाता है और वो खुदकुशी कर लेती है, आग में अपने आप को जला लेती है। तो माँ इसलिए कह रही है उसे कि आप जा तो रहे हो, लेकिन आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए, उसका इस्तेमाल रोटियां सेकने के लिए करना, जलने के लिए नहीं करना। अर्थात ना तो कोई आपको जला सके, ना ही आपके मन में खुद उस आग में जलने की विचार आने चाहिए। वस्त्र और आभूषण, नए नए कपड़े और गहने शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन स्त्री जीवन के, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों के माध्यम से, नए कपड़े और आभूषण दिलाने के चक्कर में जो पुरुष वर्ग है स्त्रियों के साथ अन्याय करता है और उसका शोषण करता है, उनके साथ में अत्याचार करता है और उन्हें नए कपड़े और आभूषण दिलाने के चक्कर में उनको वापस मना ले जाता है, क्योंकि जो नए नए कपड़े और आभूषणों के प्रति स्त्रियों का लगाव होता है। तो माँ यही कहती है कि ये मात्र भ्रम है, बंधन है, इनके प्रति ज़्यादा आकर्षण या ज़्यादा लगाव मत रखना, ताकि कोई आपको इनके सहारे बहला करके आपके साथ कोई अन्याय या अत्याचार ना करे। शब्दार्थ देखें इस सेगमेंट के हम तो, झांकना मतलब देखना, रीझना मतलब आकर्षित होना, फिदा होना, मोहित होना, वस्त्र मतलब कपड़े, आभूषण मतलब गहने, ठीक है। इसके बाद शाब्दिक मतलब शब्दों के, भ्रम मतलब डाउट या संदेह, ठीक है, उलझन की अवस्था आ जाती है। अब देखें इसका, जैसे बताया आपको मैंने भावार्थ इसका कि अब इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत सलाह दे रही है, उसे ससुराल में किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना है। वो कहती है, मैं अपनी माँ, सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना,
क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सिर्फ सुंदरता ही काफ़ी नहीं होती, वहाँ हमारे गुण काम आते हैं, हमारी क्वालिटी काम आती है। ठीक है, अगर आप में क्वालिटी नहीं होगी, सिर्फ सुंदर सुंदर अपने आप को देखोगे तो आपका काम नहीं चलने वाला। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, ना कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी से यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों का अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। इतना अपने आप को मत तोड़ देना कोई आपके ऊपर अत्याचार कर ले। उसके बाद माँ ये भी कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के मोह में कभी ना पड़ना। यह केवल एक बंधन है, जंजीरें हैं, जिसमें कभी न कभी नहीं बनना चाहिए। उसके लोभ मोह, उसके कपड़ों और गहनों के लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी कई बार उजड़ जाता है, उसको नष्ट हो जाता है। जैसे बच्चों इसमें आग के बारे में बताया है इसमें कि आग जो क्या होती है, आग रोटी जलाने के काम आती है। लेकिन आग का जैसे पुराने ज़माने में जब जो स्त्री के जो पति है वो मर जाया करते थे, तो स्त्री को जो पति की आग के साथ में जिंदा जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा कहा जाता था, और ये हमारे जो भारत देश में बहुत बड़ी कुप्रथा थी। इसके बाद इसमें जैसे आपको पता है, राजस्थान में एक रूप कंवर नाम की महिला थी, जिसको पति के शव के साथ में, डेड बॉडी के साथ में उसे ढोल और नगाड़े बजाते हुए उसे जिंदा जला दिया गया था, सती कर दी गई थी उसको। ठीक है, तो राजस्थान में जो क्या नाम से हमारे भारत देश में इस प्रकार की चीज़ें रही हैं। तो माँ कहती है कि ऐसा ना हो कि लोग आप इतने मजबूर मत हो जाना ताकि लोग आपका फ़ायदा उठा सकें। तो ये सती प्रथा जो भारत में कुप्रथा थी, इसको जो हमारे समाज के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस प्रथा को बंद करवाया था। माँ कहती है जो वस्त्र और आभूषण होते हैं, नए नए कपड़े और आभूषण, ये भ्रम है जिसके माया जाल में स्त्रियां उलझ जाती हैं। तो इससे बचने की सलाह माँ ने दी है। लास्ट लाइन है इसकी, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सम्मान और गौरव की बात है। लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात लड़की कोमल होती है, मासूम होती है, समझदार होती है, भावना से युक्त होती है, लेकिन आपकी कोमलता को कोई आपकी कमजोरी ना समझे। तो आप लड़की होना, लेकिन लड़की के समान लोगों को अपनी कमजोरी जाहिर मत करना, अर्थात अपने आप को कमजोर दुनिया के सामने प्रस्तुत मत करना, ऐसा माँ कहने का प्रयास कर रही है। वो कहती है कि माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल या कमजोर कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, और ना ही अपनी निर्बलता या कमजोरी किसी के सामने आने देना। अगर आपको कमजोरी भी लग रही हो तो उसे व्यक्त मत करना। इस संसार में लोग जो होते हैं कमजोर या निर्बल पर अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा अपने भीतर नारी के सभी गुण रखना, क्योंकि नारी होना सम्मान की बात है, गौरव की बात है। लेकिन दूसरों के सामने कभी खुद को अबला, निर्बल या असहाय या कमजोर दिखाई मत देना, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप पे दुनिया और भी अधिक अत्याचार करेगी। बल्कि उन अत्याचारों का डटकर मुकाबला करना, सामना करना, ताकि लोग आप पर अत्याचार ना कर सकें। जैसे बताया आपको मैंने, कन्यादान है। आज भारत में जो स्थिति क्या बन गई है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक माँ बाप को 1 से 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। डॉक्टर से करने के लिए 50 से 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रकार तो ये जो डावरी बन गई है, दहेज प्रथा बन गई है, ये समाज के लिए अभिशाप है, बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जो कन्यादान जो एक बहुत ही पवित्र चीज़ मानी जाती थी, आज इसको इन्होंने बहुत बुरा रूप इस समाज में ले लिया है। क्योंकि इसी कारण से समाज जब किसी माता पिता को लड़की उत्पन्न होती है तो उसे तनाव महसूस होता है, क्योंकि उसे लड़की के पैदा होने मात्र से उसको उसकी शादी में होने वाले धन के विषय में चिंता होने लगती है, खर्च के बारे में सोच करके। इसी कारण हमारे समाज में लड़कियों की संख्या बहुत कम मात्रा में हो गई थी भारत में, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे समाज में दोबारा जागरूकता फैली है, अब लोग इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। तो ये जो कविता है बच्चों, बहुत बड़ी, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रासंगिक और रेलेवेंट और आज के समाज को देखते हुए कविता है ये बच्चों। इसमें जो होमवर्क है कि कन्यादान कविता हमारे वर्तमान समाज को आईना दिखाती है, दर्पण दिखा रही है कि वर्तमान समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, जिसको आधार बना करके एक माँ अपनी बेटी को सुरक्षित रहने के लिए सलाह दे रही है। तो आपको इसका वर्णन करना है। इसके बाद कन्यादान शब्द का अर्थ है कन्या का दान यदि हम माने तो ये क्या ये उचित है या अनुचित है,
इस बात पे आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं कि कन्या का दान अगर देखा जाए तो एक तरह से अनुचित माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है, दान वस्तुओं का होता है। ठीक है, कन्या कोई वस्तु नहीं है, ये जीती जागती इंसान है। लेकिन यदि इसको हम अगर रस्म के रूप में देखा जाए तो एक बहुत पवित्र और पाक, बहुत प्योर और पवित्र रस्म हमारे समाज की रही है, लेकिन समाज ने इस रस्म को दूसरे तरीके से मोड़ दिया है। तो बच्चों, उम्मीद है इस कविता के इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस कविता के बारे में जानकारी दी है, वो जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। बच्चों, अगली वीडियो में हम इस कविता के आधार पर जो प्रश्नोत्तर हैं उनका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।